Welcome students in our easy and interesting SST classes। जो पिछले वीडियो में मैंने जो है पावर शेयरिंग का बारे में बताया था, उसमें कुछ टॉपिक्स लेफ़्ट हो गए, तो इस वीडियो में मैं उन टॉपिकों के बारे में बताऊंगा। आई होप जो है पिछले वीडियो आपको वो काफ़ी पसंद आया होगा। कुछ लोगों ने जो है पसंद किया है, लाइक आया है। थैंक यू फॉर दैट, फॉर द वाचिंग माय वीडियो। नाउ आज उन टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी इम्पॉर्टेंस है, और इसी के साथ हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशंस इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में किस तरीक़ा से एकोमोडेशंस हुआ था। एकोमोडेशंस का मीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट, यानी कि एक दूसरे से हमें इस तरीक़ा से पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना ही जो है एकोमोडेशंस कहलाता है। एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली हो, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। इससे पहले मैंने बता चुका था कि पिछले वीडियो में कि बेल्जियम में एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे जो है डच, फ्रेंच और जर्मन पीपल स्टे करते थे। तीनों ही पावर को गेन करना चाह रहे थे, इसीलिए वहाँ पे जो है एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं एकोमोडेशन की नीड पड़ गई थी। अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का मतलब होता है कि जो कंट्री जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट रूल करते हैं। टायर ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम क्या है, एक फेडरल स्टेट है। तो फेडरल स्टेट की आगे बात अगर हम करते हैं तो बेल्जियम जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ 1830 को। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें एकोमोडेशन का प्रोसेस 1970 से लेकर 1993 तक शुरुआत रहा। इसमें 6 टाइम जो है एकोमोडेशन हो चुके थे, लेकिन 6 टाइम के जो है हम एकोमोडेशन की बात करें, इसमें रिफॉर्म की जो बात की तो 1970, 1980, 1988, 1989, 1993, 2001 एंड 2012 एंड 14 में 6 टाइम रिफॉर्म हो चुका था। लेकिन अगर हम अपनी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो हमें पढ़ना है, उसमें जो है 1970 से लेकर 1993 में 4 टाइम जो है एकोमोडेशंस हुआ था। फाइनली एक्सेप्ट किया गया 1993 के एकोमोडेशन को। अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने इंडिकेट किया गया है वो थोड़ा सा आप फोकस करें। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एक्सटेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़। तो मैंने जो बताया था कि बेल्जियम जो है वहाँ पे रीजनल डिफरेंस है और कल्चर डाइवर्सिटीज़ है। तो इसीलिए बिटवीन 1970 और 1993 में अमेंडमेंट हुआ 4 टाइम्स। इसके साथ अगर हम और भी बात करें तो अगर वहाँ की हम एकोमोडेशंस एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंडिकेट किया, तो उसमें 4 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना होगा। एकोमोडेशन के अंतर्गत 4 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना है। दैट इज़ 1 इज़ according to constitution, number of Dutch and French ministers shall be equal in central government। कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच पीपल और डच पीपल दोनों ही इक्वल रहेंगे, दोनों की रिप्रेजेंटेटिव इक्वल ही वहाँ पे स्टे करेंगे। सेकेंड पॉइंट्स अगर हम बात करें तो
बोथ लैंग्विस्टिक कम्युनिटी हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन। वहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी के पीपल अपना खुद का जो है प्रॉब्लम्स होंगे और कोई भी जो है कम्युनिटी सिंगल कम्युनिटी मेजर डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके साथ जो है अगर हम तीसरी पॉइंट्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो वहाँ का जो है स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलीजियस ऑफ द कंट्री। यानी कि हम कहा जाए तो सेंट्रल स्टेट के वो जो है बहुत सारा पावर सेंट्रल के द्वारा मिला है, तो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे ये उसकी डिग्निटी है, उसकी ये फ्रीडम है। और साथ ही लास्ट जो पॉइंट्स है वो है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और ये गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड बाय पीपल, जो वहाँ के पीपल हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। और इस कम्युनिटी जो की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई भी लैंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल डच, फ्रेंच और जर्मन उसकी गवर्नमेंट बन सकती है। इसीलिए इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो इन अदर फॉर्म में हम अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब भी करता है कि डच के मेंबर हो या फ्रेंच के मेंबर हो वो इक्वल होंगे कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला पॉइंट याद रखना है कि दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल लेवल पे इक्वल होंगे। और उसके बाद बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। अगर हम बात करें ब्रसेल्स, वहाँ पे जो है बोथ कम्युनिटी यानी डच और फ्रेंच उसके रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होंगे, दोनों ही के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल ही होंगे। और लास्टली जो हम जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो थर्ड टायर गवर्नमेंट को हम जो है इसमें कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड हो सकता है, यानी कि डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो। इस गवर्नमेंट को नाम दिया जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो बेल्जियम जो है इस एकोमोडेशंस के द्वारा जो है रियलाइज़ किया और वहाँ पे यूनिटी पॉसिबिलिटीज़ हो पाई, वहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट ख़त्म होते गए। इस तरीक़ा से प्रॉब्लम को दूर किया। एकोमोडेशंस जो है इस तरीक़ा से बेल्जियम का कंप्लीट हुआ। तो 4 पॉइंट्स को याद रखना है। सेंट्रल स्टेट में जो है दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट में जो है सेंट्रल जो है स्टेट को बहुत सारा जो है फीचर देगा, एक्सेप्ट करना या ना करना ये अथॉरिटी स्टेट की होगी। तीसरा जो ब्रसेल्स है वहाँ पे दोनों ही के रिप्रेजेंटेटिव डच फ्रेंच के इक्वल होंगे। और चौथा कम्युनिटी गवर्नमेंट है जहाँ पे तीनों लैंग्वेज के पीपल स्टे कर सकते हैं, तीनों गवर्नमेंट की तीनों ही लैंग्वेज के पीपल का गवर्नमेंट बन सकता है। अब आते हैं वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अगर पावर शेयरिंग की डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो इसमें तो 2 पॉइंट्स हैं, तो वो दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका प्रूडेंशियस पॉइंट और दूसरा है मॉरलिटीज़ पॉइंट्स। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट्स की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग जो है वो गुड है। किस चीज़ के लिए क्यों है तो वो जानिए, बिकॉज इट्स हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये जो है पॉसिबिलिटी करता है कि सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर किया जाए। सॉरी ये जो है एक वर्ड जो है देयर होना चाहिए, वो गलती से लिखा गया है। तो सेकंड में जो है पावर शेयरिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गुड गवर्नेंस बनाने में और डेमोक्रेटिक रूल को स्टेबलाइज करने में और इफ़ेक्टिव रूप से पावर को एक्सरसाइज करने में काफ़ी मदद करता है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ लाने में काफ़ी मदद करता है। दैट इज़ द प्रूडेंशियल रीजन। तो पहला ये प्रूडेंशियल रीजन है। अगर हम बात करें तो प्रूडेंशियल के अलावा जो है एक है मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यू जो है स्पिरिट ऑफ जो है डेमोक्रेसी का नाम जाना जाता है। इसमें जो है
अगर हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। मॉरल रीजन जो है आपका काफ़ी जो है मॉरल रीजन से क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूट कर सकते हैं। अब मॉरलिटी जो है वो हमारी है नैतिकता जिसे हम कहते हैं। तो एक दूसरे का एडजस्टमेंट करना, एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को जो है हेल्प करना, इसी को हम मॉरलिटी कहते हैं। जब ये प्रूडेंशियल और मॉरलिटी दोनों ही आ जाते हैं तो पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। और पावर शेयरिंग का डिज़ायर को जो है ये फुलफ़िल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रूडेंशियल रीजन और जो है मॉरल रीजन में, तो उसको थोड़ा सा हम जानेंगे। क्या जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन के अंतर्गत जो है पहला पॉइंट जो है ये क्या करता है, पॉसिबिलिटीज़ करता है किस चीज़ को, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप। इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करता है। फिर दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ये जो है प्रॉब्लम को ख़त्म करके जो है वायलेंस को भी ख़त्म करता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट जो होने से क्या होता है, वायलेंस क्रिएट होने की संभावना होती है। लेकिन पावर का सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होने से, उसमें प्रूडेंशियल रीजन आने से जो है वायलेंस में कमी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी लाता है पॉलिटिकल ऑर्डर को, यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को बेहतर बनाता है, यानी गवर्नमेंट सही ढंग से मेजर डिसीजन ले सकता है। फिर इसके अलावा जो है वो प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ कंट्री को, कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करता है। प्लस जो है इसके अलावा जो है लास्ट पॉइंट ये कहता है इसमें जो है मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से प्रूडेंशियल बहुत रीज़न इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और वहीं पे अगर हम मॉरल रीज़न की बात करते हैं तो मॉरल रीज़न जो है इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को माना। मॉरल रीज़न क्या है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो इन्वॉल्व करता है पावर शेयरिंग विथ दोज इफेक्टिव बाय एक्सरसाइजिंग एंड हु हैव लिव विथ इफेक्टिव। यानी कि जो है डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग का इन्वॉल्वेंशन होने से जो है एक्सरसाइजिंग करना, यानी गवर्नमेंट को सही ढंग से रन करने में जो है आसानी होता है। और इससे जो है जो कोई भी उस एरिया में रहते हैं वो सही ढंग से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो पीपल हैव राइट टू कंसुलेट ऑन हाउ आर दे बी गवर्न। फिर उनके पास ये अधिकार मिलता है कि कैसे जो है गवर्न किया जाए, कैसे सिस्टम चलाया जाए। तो इस तरीक़ा से मॉरलिटीज़ जो है यानी मॉरल रीज़न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देन द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज़ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें जो है पावर शेयरिंग के अंतर्गत पहला हम बात करेंगे, फर्स्ट वी डिस्कस द पावर शेयरिंग को जो है वो उसको हम पावर शेयरिंग को अगर हम बात करते हैं तो उसको हम जो है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जानेंगे, जिसको हम हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें जो है पावर शेयरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन आते हैं वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर होते हैं। तीनों का वर्क अलग अलग है, तीनों का फील्ड अलग अलग है। लेजिस्लेचर का काम आप जानते ही हैं कि लॉ मेकिंग करना, एग्जीक्यूटिव का लॉ को सर्कुलेट करना, जुडिशरी का जो है लॉ मेकिंग करना। तीनों का फील्ड अलग अलग है बट तीनों एक दूसरे पे कंट्रोलिंग करता है। अगर कोई भी पर्सन कोई जो है इलीगल वर्क करता है तो अदर्स जो है
ऑर्गन उसको कंट्रोलिंग करता है। तो इसीलिए इसको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया गया, हॉरिजॉन्टल रूप से किया गया है, इसीलिए इस पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट जो है पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। तो डिफरेंट ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट को हम अदर फॉर्म में जो है इसको हम एक और नाम दिया जाता है डिवीज़न ऑफ हायर टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी वर्टिकल पावर डिवीज़न। तो वर्टिकल पावर डिवीज़न इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो है फर्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, सेकंड जो है स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरा जो है लोकल गवर्नमेंट आता है। तीनों का जो है वर्क फील्ड अलग है। पूरी जो कंट्री को रन करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट रन करता है, और डिस्ट्रिक्ट पे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल करता है। तीनों का जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स कर दिया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत या डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है उसके अंतर्गत जो है फेडरलिज्म में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर करेगा। तो इस तरीक़ा से पावर को जो है डिवीज़न किया गया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट को बहुत हद तक कंट्रोलिंग किया जा सके। तो इस तरीक़ा से पावर का डिवीज़न को हम जो है वर्टिकल पावर डिवीज़न कहते हैं या पावर शेयरिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है तीसरा पावर शेयरिंग की बात करें तो वो है पावर शेयरिंग बिटवीन अमंग ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, लैंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप। यानी कि जो है पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स में हो रहा है। यानी कि लैंग्वेज के आधार पे जो पीपल बटे हुए, रिलीजियस के आधार पे पीपल बचे हुए, या जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जेंडर बेस में भी जो भी हो, उसमें जो है पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी को हम जो है पावर शेयरिंग के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ग्रुप। इससे क्या होता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जो है हर एक काइंड के ग्रुप है, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर पीपल बटे देखने को मिलता है। कहीं आपको जो है पंजाबी बोलने वाला उस एरिया में मिलेंगे, बंगाली वर्जन में बोलने वाले पीपल मिलेंगे, या जो है सम ऑफ अदर लैंग्वेज। लेकिन वो सब इस तरीक़ा से स्टे करते हैं ताकि उनको जो है प्रॉब्लम ना हो, एक दूसरे में वो इंटरफेयर नहीं करते, और वो अपनी कल्चर, ट्रेडिशनल, रिलीजियस को सही ढंग से जो है मेंटेन कर पाते। तो इस तरीक़ा से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ताकि उनका जो है लैंग्वेज के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उन जो है अगर वहाँ रिलीजियस बेस पे कम्युनिटी स्टे कर रहे हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कास्ट बेस पे पीपल स्टे कर रहे हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम ना हो। इसी को हम जो है पावर शेयरिंग कहते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप और लैंग्विस्टिक ग्रुप। देन द लास्ट पॉइंट, पावर शेयर अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अरेंजमेंट होता है वो प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू हुआ था। यानी प्रेशर ग्रुप अगर जो है वर्क परफॉर्मेंस सही ढंग से करना चाहता है, यानी प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि प्रेशराइज करके वर्क परफॉर्मेंस लाता है, यानी कि वो वर्क बहुत अच्छी तरीके से करवाना चाहता है। इसके बारे में जो है आपको डीपली जो है हम और भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तो प्रेशर ग्रुप क्या करता है, गवर्नमेंट पे प्रेशराइज़ करता है कि मैं जो है हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए ताकि हमारा लाइफ बेहतर बन सके। तो ये जो है मूवमेंट करके द्वारा या जो है प्रेशराइज़ करके द्वारा जो है अपने डिमांडों को फुलफ़िल करते, लेकिन उनको भी एक पावर दिया गया है ताकि जो है वर्क परफॉर्मेंस बेहतर बन सके। तो यही चीज़ इसको आपको याद रखना है। तो पावर शेयरिंग के अंतर्गत जो है अगर हम बात करें तो एकोमोडेशंस इन बेल्जियम, वाई द पावर शेयर इज़ डिज़ायरेबल, मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीज़न, जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो, वर्टिकल पावर शेयरिंग हो, या जो है
प्रेशर या मोमेंट पावर शेयरिंग हो, इनको अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हमने उन सारे पॉइंट्स को जाना है। नाउ इन शॉर्टली अब मैं वो चीज़ को बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए, जो कि अक्सर पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इथेनिक क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए जो है सिविल वॉर क्या होता है, तीसरा जो है क्वेश्चन जो है फ्रेंच पीपल कहाँ स्टे करते थे, जर्मन ये डच पीपल कहाँ स्टे करते थे, व्हाट आर द देयर परसेंटेज इन वेलिना एंड फ्लैमिन्स। इसके अलावा जो है इलम्स क्या होता है। फिर इसके बाद जो है वाई द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर इन द सिंहाला। अगर हम बात करें तो एकोमोडेशन की क्यों ज़रूरत होती है, एकोमोडेशन ना होने पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना चाहिए। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू मे आस्क एनी टाइम, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट जो है वीडियो हम रिगार्डिंग जो है कुछ अलग चीज़ों को लेके आएंगे, अलग टॉपिक लेके आएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जो है वो वीडियो को वो मिल सके जो कि मैं आपके रिगार्डिंग टेस्ट के लिए या जो है एग्ज़ाम व्यूज़ के लिए या आपके जो डाउट है उनको मैं क्लियर कर सकूं। फॉर द वॉचिंग दिस, थैंक यू।